चीटिंग और फॉर्जरी जैसे मामलों में अगर आपका नाम आ जाए, मतलब कि 420 का मामला जो चीटिंग होता है, नया कानून 318 का सबसेक्शन 4। पुराने कानून में फॉर्जरी के सेक्शन है 468, 467। नए कानून में 336 का सबसेक्शन 3 और 338। ये है फॉर्जरी के नए सेक्शन बीएनएस के अनुसार। दोस्तों, जब भी किसी का भी नाम आता है चीटिंग या फॉर्जरी जैसे केसेस में, तो ऐसे में कुछ चीजें देखने वाली होती हैं। अगर उन चीजों को आप सही से देख और समझ लेते हो तो मेरा मानना है केस से बाहर निकल सकते हो, केस क्वैश हो सकता है, एफआईआर रद्द हो सकती है, इवन सामने वाले पर डिफेमेशन डाला जा सकता है, अरेस्ट से बच सकते हो, जेल जाने से बच सकते हो, पुलिस की कस्टडी से बच सकते हो। ये सब चीजें लीगल जो रेमेडीज होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। देश का कानून क्या बोलता है, और भारतीय नागरिक होने की वजह से आपको अपने देश का संविधान पता होना चाहिए, देश का कानून पता होना चाहिए। चीटिंग और फॉर्जरी जैसे मामलों में अगर आपका नाम आ जाए, मतलब कि 420 का मामला जो चीटिंग होता है, नया कानून 318 का सबसेक्शन 4। पुराने कानून में फॉर्जरी के सेक्शन है 468, 467। नए कानून में 336 का सबसेक्शन 3 और 338। ये है फॉर्जरी के नए सेक्शन बीएनएस के अनुसार। तो क्या क्या गलतियां आप करते हो और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए अगर आपके साथ कोई भी चीटिंग फॉर्जरी का केस हुआ है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी अगर जेल में है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें, समझें और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको साझा करता हूं आपके साथ, उससे आप जानकारी लें। हो सके तो केस में अप्लाई भी करें, आप केस से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप बेल लगा रहे हैं, फिर चाहे बेल कहीं भी आप लगाइए, आप सेशंस कोर्ट में लगाइए, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, अगर एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो, और अगर आप रेगुलर बेल लगा रहे हो, मतलब कि इंसान जेल में है, सीजेएम कोर्ट जा सकते हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, या आप सेशन कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ये डिपेंड करता है कौन से कोर्ट में आप जा रहे हो, केस कैसा है। सबसे पहली बात जो आपको देखनी चाहिए वो ये कि केस के अंदर फॉर्जरी के सेक्शन लगे हैं या नहीं। अगर नॉर्मल चीटिंग का मामला है तो ऐसे में अप टू 7 ईयर की पनिशमेंट होगी, और अगर अप टू 7 ईयर की पनिशमेंट है तो ऐसे में पुलिस आपको नोटिस सर्व करेगी, डायरेक्ट सीधा आकर आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर अरेस्ट किया है तो यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सॉलिड ग्राउंड्स डालने पड़ेंगे, रीजन टू बिलीव देना पड़ेगा। क्यों अरेस्ट कर लिया भाई, ऐसी क्या जरूरत थी, सामने वाले को नोटिस नहीं दिया, ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी, तो बतानी पड़ेगी ये चीज कोर्ट में जाकर। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई केस दर्ज हुआ है तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी चाहिए सेक्शंस कौन से हैं। अगर वहां पर सेक्शन लगे हैं फॉर्जरी के, तो ऐसे में पुलिस आपको बिना नोटिस दिए अरेस्ट कर सकती है। कर सकती है, मैंने वर्ड बोला, मतलब ये नहीं कि अरेस्ट कर ही लेगी। कई बार तो इस नॉर्मल जो फॉर्जरी के केसेस होते हैं, फॉर्जरी के जो सेक्शन होते हैं, नए कानून में 338, पुराने कानून में 467, तो ऐसे में भी कई बार पुलिस आपको नोटिस दे देती है अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आती है। तो दूसरी बात क्या देखनी चाहिए, मामला सिविल का है या सच में क्रिमिनल का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला नॉर्मल सिविल का था, उसको क्रिमिनल कलर दे दिया हो। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे में अगर ये चीजें हो रही हैं आपके साथ, तो सीधा क्वेश्चन में चले जाओ और बोलिए जाके जज साहब को कि ये और मैं, हम दोनों आपस में डीलिंग बहुत समय से कर रहे हैं, हम दोनों बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करने के दौरान 1.5-2 साल में आज तक इसने कोई कंप्लेंट नहीं की, स्मूथली बिजनेस चल रहा था, और एकदम से 1 साल के बाद जब डिस्प्यूट हुआ तो इसने पूरी पेमेंट दिखा दी कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, बट जो मैंने इसको पेमेंट्स ट्रांसफर की हैं वो कहीं रिकॉर्ड पर नहीं आई है। तो ये सब चीजें आप जब दिखाते हो, सिविल के मामलों को सिविल में जाना चाहिए, सिविल रिकवरी में जाना चाहिए, ना कि उसको क्रिमिनल कलर देकर मामले को चीटिंग एंड फॉर्जरी बनाकर आपको अरेस्ट करवा देना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, और ऐसे में आप तो क्या, आपकी फैमिली मेंबर का भी नाम डाल देते हैं। अब दोस्तों, कोई भी इंसान हो अक्सर अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसा डालता ही है, या फिर वाइफ का अकाउंट इस्तेमाल करता ही है। तो ऐसे में ये नहीं कि उसकी वाइफ को भी एक्यूज बनाकर थाने में ले आओ, जेल भेज दो। ये प्रैक्टिस गलत है, पर यह होता है। इन चीजों से बचने के लिए आपको ये चीज समझनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। दोस्तों, जब भी कभी पुलिस आपको नोटिस देती है, अब डिपेंड करता है नोटिस कौन सा है। नोटिस अगर आपके पास आया है और ये मामला है 420 का, और अगर मामला है ईओडब्ल्यू का, तो ऐसे में पुलिस वाले आप पर 409 लगा सकते हैं। 409 लगा सकते हैं। 409 लगते ही लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन है, और पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो इन चीजों को देख लेना चाहिए। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बन जाता है। ऐसा ना हो आप गए तो सिर्फ ज्वाइन करने इन्वेस्टिगेशन, वहां पे आपको अरेस्ट कर लिया। या फिर कई बार मामला ऐसा देखा गया कि नॉर्मल सा 420 का मामला था, नोटिस आपको दिया, वहीं पर जाने के बाद में पता चला कि कई सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट भी हैं। फॉर्ज डॉक्यूमेंट की वजह से फॉर्जरी के सेक्शन आप पर लगा दिए गए। पुराना कानून आईपीसी का 468, 467 में है लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, और नए कानून
में 338 जो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की बात करता है, तो ऐसे में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए कहता हूं कभी भी अगर पुलिस वाले बुलाते हैं नोटिस देकर, तो आपको अपने वकील साहब के साथ ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार इंसान को मरवा देता है और कई बार ऐसे में सीधा आपको जेल भेज दिया जाता है, और जब आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है वहां भी आप बेल ले सकते थे, क्योंकि आपको पता नहीं और आप सीधा जेल चले जाते हो। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब के सामने सीधा बेल लगाई जा सकती है और आपको वहां से निकाला जा सकता है। अब दोस्तों ऐसे में ही एक चीज और देखी जाती है कि जब पुलिस ने आपसे पूछताछ की कोई भी चीज रिकवर हुई दोस्तों, पुलिस के सामने आपने कोई स्टेटमेंट दे दी और पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिकवरी कोई डिस्कवरी नहीं है, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। आपके खिलाफ आप ही की बातों को कोर्ट में रखकर आपको सजा नहीं कराई जा सकती। पर ऐसे में अगर रिकवरी डिस्कवरी हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मिल गया, अब वो बोलते हैं बता भी तूने कैसे क्रिएट किया, आप बोलते हो मेरे लैपटॉप में इसका प्रिंट पड़ा हुआ है, मैंने कमांड दी उस प्रिंट से निकाला, मैंने स्टैम्प वहां से बनवाई, तो सब चीजें कड़ी जुड़ती चली जाती हैं। जब कड़ी जुड़ती चली जाती हैं तो यहां पर जो सीजर हुआ आपके साथ में, जो रिकवरी डिस्कवरी हुई, वो कोर्ट में एडमिसिबल है, ऐसे में आपको बेल नहीं मिलेगी। पर ऐसे में ही आपके वकील साहब ये भी देखते हैं कि आपके घर पर रेड मारी, कोई डॉक्यूमेंट मिले, तो जो सीजर बनाया गया, जो चीजें रिकवर की गई, उसको विटनेस कराया गया या नहीं, मतलब कि इंडिपेंडेंट गवाह वहां पर थे या नहीं, वीडियोग्राफी हुई थी या नहीं। बहुत सारी चीजें दोस्तों देखी जाती हैं जब चीटिंग फॉर्जरी के केसेस पर काम होता है। इन चीजों को समझना चाहिए अगर आप बचना चाहते हो अपनी अरेस्टिंग से। तो दोस्तों चीटिंग और फॉर्जरी जैसे जो मामले होते हैं बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, एक वीडियो के माध्यम से डिटेल में नहीं बताया जा सकता। फिर भी जो भी दिल में आपके सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उसके आधार पर आपको कानूनी जानकार बनाने की कोशिश करता हूं। देश का कानून क्या बोलता है, देश का संविधान क्या बोलता है, आपके अधिकार क्या है, उन सब के बारे में आपको बताता हूं। अच्छा लगे आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।